1 अगस्त को वर्ल्ड लंग कैंसर डे के तौर पर मनाया जाता है। ऐसे में हमारे साथ पीजीआई के लंग क्लिनिक चलाने वाले डॉक्टर नवनीत सिंह हैं। आइए उनसे जानते हैं कि लंग कैंसर को लेकर वो किस तरह के मरीजों को देख रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, लंग कैंसर एक ऐसी खतरनाक डिजीज़ है जो काफ़ी आगे तक फैल जाती है और लोगों की मौत भी हो जाती है। तो आज के समय को और आज के लाइफस्टाइल को देखते हुए आप किस तरह के मरीजों को देख रहे हैं? ऐसा है कि मैं लंग कैंसर क्लिनिक में पिछले समझिए 2 दशक से इन्वॉल्व हूँ और उस टाइम पे जब हम मरीज़ों को देखते थे, वो ज़्यादातर वो होते थे जो खुद एक्टिवली स्मोकिंग करते थे। पर पिछले कुछ सालों से हमने देखा है कि ऐसे मरीज़ भी काफ़ी आने शुरू हुए हैं जिन्होंने आज तक कभी स्मोकिंग नहीं की हुई, उनकी एज भी काफ़ी कम होती है और इसमें हमने देखा है कि ऐसे मरीज़ जो हैं इनकी जो बीमारी है वो भी फैली हुई होती है, एडवांस स्टेज पे होती है या जिसको हम मेटास्टैटिक डिजीज़ कहते हैं वो है। ये एक शिफ्ट हमने ज़रूर देखा है और ये सिर्फ हमने ही नहीं, बाकी जो इंस्टीट्यूट्स हैं देश में उन वहाँ पे भी देखा गया है और कुछ और कंट्रीज़ में भी ऐसा देखने को मिला है। सर, लाइफ़स्टाइल की बात करें, आपने कहा कि अब नए तरीके के मरीज़ आ रहे हैं जिन्होंने कभी स्मोकिंग नहीं की है। लेकिन लाइफ़स्टाइल में ये किस तरह इन्वॉल्व है, किस तरह की वजहें हैं जो इस तरह के मरीज़ों को सामने ला रही हैं? इसके अभी कारण इतने स्पष्ट नहीं हैं जैसे कि एक्टिव स्मोकिंग के साथ हैं। लेकिन जो माना जाता है कि जैसे एनवायरमेंटल पोल्यूशन है या फिर जो लोग रूरल कम्युनिटीज़ में रहते हैं और वहाँ पे कुछ ऐसे एक्सपोजर होते हैं केमिकल्स के या और तरीके के जो लंग्स पे इफ़ेक्ट कर सकते हैं। ये कुछ कॉजेज़ हैं जो पॉसिबल हैं, लेकिन इनको एस्टैब्लिश करने के लिए काफ़ी लंबी लंबी स्टडीज़ चाहिए होती हैं। एयर पोल्यूशन के लिए तो काफ़ी अब डेटा आ चुका है कि इससे अब लंग कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। सर, अगर बात करें इलाज की तो किस तरह के मरीज़ और किस उम्र के मरीज़ सबसे ज़्यादा पीजीआई में पहुंच रहे हैं? कौन सी स्टेट से ज़्यादा पहुंच रहे हैं? जो एवरेज एज है वो लगभग आप सोचो 55-60 वर्ष की होती है। जैसे मैंने कहा कि अब यंगर पेशेंट्स भी आ रहे हैं और जिस भी टाइप का हम एज ग्रुप देखते हैं, ज़्यादातर मरीज एडवांस डिजीज़ में आते हैं, यानी कि स्टेजेस 3 एंड 4 में, जिसमें सर्जरी करने की जो चांस होता है वो काफ़ी कम होता है। इसलिए उनका ट्रीटमेंट जो होता है वो लार्जली मेडिकल तरीके से होता है। एक बहुत बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ आई है पिछले कुछ सालों में, वो है कि जो बायोमार्कर टेस्टिंग, इसमें क्या होता है कि हम जो टिश्यू है जिससे डायग्नोसिस बनता है लंग कैंसर का, या कई बार अगर टिश्यू अवेलेबल नहीं है तो ब्लड में हम ऐसी चीज़ों को टेस्ट करते हैं जो अगर कि पॉजिटिव आ जाए तो उसके लिए ओरल टेबलेट्स पे मरीज़ों को डाला जा सकता है। पहले आज से 10 एक साल पहले या 15 साल पहले सिर्फ एक ही टारगेट ऐसा होता था जिसको EGFR कहते हैं। उसके बाद एक ALK करके टारगेट आ गया है और अब कम से कम 7, 8 या 9 टारगेट्स ऐसे हैं जिसके लिए अलग अलग टाइप की ओरल ड्रग्स अवेलेबल है। अब ये दवाइयाँ हम तभी दे सकते हैं अगर वो टेस्टिंग की जाए और वो टेस्टिंग में पॉजिटिव आए। और ये टेस्टिंग का अहम जो है वो उनके लिए है जिनका जो एक टाइप ऑफ ट्यूमर है जिसको एडिनोकार्सिनोमा कहते हैं। अब जो मैं कह रहा था कि ये जो यंग पेशेंट्स आ रहे हैं, इनमें समहाउ ये एडिनोकार्सिनोमा टाइप ज़्यादातर मिलता है और यही वो मरीज़ हैं जिनमें ये टेस्टिंग के रिज़ल्ट्स पॉजिटिव आने के चांस ज़्यादा होते हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि पेशेंट्स और उनके फैमिलीज़ या केयर गिवर्स को ये पता हो कि अगर लंग कैंसर का डायग्नोसिस है और वो नॉन स्मॉल सेल स्पेशली एडिनोकार्सिनोमा टाइप हो, तो उसमें ये टेस्टिंग करनी बहुत ज़रूरी है। बिकॉज़ ये टेस्ट होगा तभी रिज़ल्ट पता चलेगा कि वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, और अगर वो पॉजिटिव है तो हम वो जो ओरल टारगेटेड थेरेपीज़ हैं वो पेशेंट्स को ऑफ़र कर सकते हैं। सर, आपने बताया कि यंग पेशेंट हैं जो जिनको लक्षण दिखने के बाद उनका ट्रीटमेंट शुरू होता है। तो ये जो लक्षण हैं ये किस तरह के लक्षण हैं? अगर मान लीजिए जो पीजीआई में तीसरी और चौथी स्टेज पर आ रहे हैं, तो जो पहली स्टेज वाले लक्षण हैं वो क्या होंगे? ऐसा है कि पहली स्टेज के खास लक्षण होते ही नहीं हैं।
ज़्यादातर जो पेशेंट्स हम पहली स्टेज में देखते हैं वो होते हैं जो किसी और चीज़ के लिए एक्सरे कराते हैं या कोई और स्कैन होता है और उसमें पिकअप हो जाता है। जो लक्षण वो होते हैं लंग कैंसर के, वो कोई ऐसे स्पेसिफिक नहीं होते लंग कैंसर के लिए। उसमें खांसी हो सकती है, सांस फूल सकता है, वज़न कम हो सकता है, भूख कम हो सकती है, बलगम में खून आ सकता है, पर ये और भी फेफड़ों की बीमारी में होते हैं। जैसे हमारा डिपार्टमेंट है जो पल्मोनरी मेडिसिन का डिपार्टमेंट है, इसमें हम चेस्ट क्लिनिक भी रन करते हैं और स्पेशलाइज्ड एक लंग कैंसर क्लिनिक भी रन करते हैं। मरीज़ यूजुअली पहले चेस्ट क्लिनिक में आते हैं, वहाँ पे जो उनके सिम्टम्स हैं या जो एक्सरे या सीटी स्कैन है उसके बेसिस पे शक पड़ता है कि हाँ ये लंग कैंसर हो सकता है। फिर वो बायोप्सी कराई जाती है और फिर जब बायोप्सी में एस्टैब्लिश हो जाता है कि ये लंग कैंसर है, उनको फिर हम लंग कैंसर क्लिनिक में बुलाते हैं और फिर वहाँ पे उनका ट्रीटमेंट प्लान करके उनका ट्रीटमेंट करते हैं। सर, मरीज़ों की एक सबसे बड़ा सवाल रहता है कि जो लंग कैंसर का इलाज होता है वो किस तरह अफोर्डेबल होता है या कितने से शुरू होकर कहाँ तक पहुँच सकता है? ऐसा है कि लंग कैंसर या और भी कोई ट्यूमर्स ले लो, उसमें 5 टाइप्स के ट्रीटमेंट होते हैं। एक होता है सर्जरी, जिसमें अगर लंग कैंसर की बात करें तो फेफड़े का एक हिस्सा निकाला जा सकता है। ये उन्हीं में ही पॉसिबल है जिनकी स्टेज 1 या 2 है, या कुछ पेशेंट्स जिनका स्टेज 3 होती है। पर जैसे मैंने बोला कि बहुत सारे पेशेंट स्टेज 3 एंड 4 में आते हैं। इनमें सर्जरी का स्कोप बहुत कम होता है। इनमें जो ट्रीटमेंट्स होते हैं वो होता है मेडिकल मैनेजमेंट जिसको हम कहते हैं, जिसमें आ जाती है कीमोथेरेपी, टारगेटेड ड्रग्स जिसके बारे में मैंने बोला था, और एक न्यूएस्ट टाइप ऑफ ट्रीटमेंट जिसको इम्यूनोथेरेपी कहते हैं, और इसके साथ साथ रेडिएशन थेरेपी या रेडियोथेरेपी जिसको कहते हैं। तो कीमोथेरेपी ड्रग्स तो जितनी भी आजकल हम यूज़ करते हैं वो सारी ही इंडियन कंपनीज बनाती हैं, एंड वो ऑलमोस्ट सारी आयुष्मान भारत स्कीम में कवर्ड हैं। एंड अदरवाइज़ अगर पेशेंट ने बाई चांस खुद भी खरीदनी पड़े तब भी उनकी कॉस्ट ज़्यादा नहीं होती। जो हैं टारगेटेड ड्रग्स, उनमें से EGFR की 3 ड्रग्स जो हैं वो तो इंडियन कंपनीज बनाती हैं, पर और भी किसी टाइप की टारगेटेड ड्रग अभी फ़िलहाल कोई इंडियन कंपनी नहीं बनाती, और वो सारी जो बाहर की कंपनी है जिन्होंने इसको डेवलप किया वही बेचती हैं। इम्यूनोथेरेपी की ड्रग्स भी जो हैं वो अभी कोई भी इंडियन कंपनी नहीं बनाती है, और वो सारी ही जो आउटसाइड कंपनीज़ हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज़ जिन्होंने इसको डेवलप किया वही बेचते हैं। कॉस्ट को कम करने का तो तभी है अगर ये इनमें से काफ़ी सारी ड्रग्स इंडियन कंपनीज बनाना शुरू करें जब उनके पेटेंट्स ख़त्म होते हैं तब, या फिर खुद रिसर्च करके इंडियन कंपनीज उनके बराबर की दवाइयाँ बनाएं जिसको बायोसिमिलर्स कहते हैं। इसके लिए एफ़र्ट चाहिए होगी जो इंडियन फार्मा कंपनीज़ हैं कि वो इसका एफ़र्ट करें, रिसर्च उसी लेवल की करें जैसे जो बाहर वाली कंपनीज़ ने किया है, और उसकी सिमिलर की दवाइयाँ बनाएं जो उसकी कॉस्ट में काफ़ी कम हो। सर, अगर मरीज़ों की बात करें तो रोज़ाना यहाँ पर आने वाले मरीज़ों की कितनी संख्या होगी? हम साल में आप समझिए कि 600 या उससे ऊपर न्यू पेशेंट्स देखते हैं, और टोटल हम अप्रॉक्सीमेटली 5-6 हज़ार पेशेंट्स पर ईयर देखते हैं। इसमें ऑब्वियसली ये काफ़ी बड़ा नंबर है, एंड अगर आप देश भर के टोटल नंबर्स पूल करेंगे तो काफ़ी सिग्निफिकेंट बर्डन होता है, नॉट जस्ट हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स यानी डॉक्टर्स एंड हॉस्पिटल्स पे, बट ऑब्वियसली पेशेंट्स और उनके फैमिलीज़ और केयर गिवर्स के लिए। इससे बचने का, जो तो स्मोक करते हैं उनके लिए तो बहुत सिंपल है, आप स्मोकिंग छोड़िए, चाहे खुद एफर्ट करिए या किसी की हेल्प करिए। अब जो स्मोकिंग नहीं करते उनमें रीज़न्स इतने क्लियर नहीं है, बट हाँ ये ज़रूर ट्राई करें कि हम पोल्यूशन से बचें, जो हम फूड खाते हैं वो हाइजीनिक खाएं, एंड स्पेशली जो उनका अभी ऐसा प्रूवन लिंक लंग कैंसर के साथ तो नहीं है, बट ये जितने भी फास्ट फूड्स वगैरह हैं वो इन जनरल बॉडी के लिए अच्छे नहीं होते। जितना घर का हाइजीनिक खाना है पीना है वो एडवाइजेबल है, और वो इन जनरल है, चाहे वो लंग कैंसर रिलेटेड हो या कोई और भी बीमारी ले लो। ये थे हमारे साथ PGI के डॉक्टर नवनीत सिंह, जिन्होंने बताया कि लंग कैंसर एक ऐसी डिज़ीज़ है जो हमारे लाइफस्टाइल से जुड़ी होती है, जिसमें प्रदूषण
और स्मोकिंग करना सबसे अहम है, और इसे अगर निजात पानी है तो समय पर अपना लाइफस्टाइल चेंज करने की ज़रूरत है। ईटीवी भारत, नगमा सिंह।